Hello students, welcome to my channel. Today we learn how to develop our skill in this chapter very quickly. So I select some topics about this chapter. The first topic is the average velocity, and I select one question also. A particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is. The importance of this question is particularly this question came in 2020, 11 and 2007 and etc. years. So it is not a simple question. It is a one branch of the knowledge. How you develop to solve this question? It is a very simple, for the average velocity, v1, average speed is the total distance upon total time. Very simple formula. And here given half of its total distance by speed v1 and half of the distance by speed v2. So the total distance is the s and half time is half distance upon velocity or speed, and the second half by this. So if we take the common s and here s by 2 take the common, then you have 1 upon v1 plus 1 upon v2. Then this s will be cancelled and we get 2 times of the v1 v2 upon v1 plus v2. It gives you a concept of solving few problems based on this. Let if 1/3 of its distance in the another problem, we observe this how to solve the second problem on based in this topic. How can we eliminate the formula for it? अब देखिए हम लोग उसी क्वेश्चन की जगह थोड़ा सा हमने चेंज किया है इस क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस था 1/3 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ v1 and next 1/3 by v2 and last 1/3 by v3. Find its average speed. इसको भी हम ठीक उसी तरह करेंगे. जो एवरेज स्पीड हुई उसमें टोटल डिस्टेंस तो यस हो ही गई और 1/3 डिस्टेंस मीन्स s by 3 by v1 and s by 3 by v2 and s by 3 by v3. अगर s by 3 हम कॉमन ले लें तो 3 v1 v2 v3 ये ऊपर चला जाएगा और नीचे हमें यहाँ पर v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 मिल जाएगा. तो कुछ आपने समझा? इफ इक्वल डिस्टेंस अगर हाफ हाफ डिस्टेंस दिया हुआ था तो हमने यहाँ 2 लिखा, 2 आया था, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2. लेकिन जब 3 पार्ट कर दिए गए पूरी डिस्टेंस के तो यहाँ 3 आ गया, 3v1 v2 v3 और तीनों का प्रोडक्ट आ गया
और दो का मल्टीप्लाई नीचे आ गया, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये इसका आंसर कोई आंसर नहीं है, इट इज ए फार्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड यू कैन फॉलो इट if let the total distance is now something and we say 50 kilometer. 50 kilometer is covered by 40 kilometer per hour and the next 50 kilometer by 60 kilometer per hour. Then what is the answer? You can solve it very quickly by the previous formula which is given to you. V bar क्या बताया था हमने, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आपको पूरा नहीं करना है, सिर्फ इस फार्मूले को और इस फार्मूले को याद रखना। इसकी सहायता से आप जितनी भी एवरेज वेलोसिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो कर लेंगे, और ये अमूमन आती है, हर दूसरे साल एक क्वेश्चन इस पे आ जाता है। तो यू लुक हियर, पुट द वैल्यूज 40 into 60 upon 100 and 2 0 cut, 6 4 जा 24, 2 जा 48, 48 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो गई। हो सकता है आप इसको बाय द फार्मूला पूरा सॉल्व करते हुए निश्चित रूप से लगा लें, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए अगर आप ये फार्मूला याद कर लेंगे तो ये काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जो है डिफरेंशियल कैलकुलस पर प्रॉब्लम देखेंगे। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन रेगुलरली आफ्टर ईच अल्टरनेट ईयर मस्ट बी केम ऑन दिस टॉपिक, कि क्वेश्चन आपको दिया होता है एक फंक्शन के रूप में, जैसे वेलोसिटी दी हुई है at प्लस bt स्क्वायर। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, और इसके लिए आपके अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस की स्किल होनी चाहिए कि हाउ टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन। ये आपको सीखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जैसे हम लेते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस तरीके से फंक्शन गिवन है। तो हम किसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे करेंगे, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें राइट हैंड में ये फंक्शन ऑफ x है, तो x के टर्म में टर्म्स दिए हुए हैं। तो इसमें एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का मल्टीप्लाई भी है। तो वेरिएबल यहाँ दो तरीके के हैं। वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आप लिखते हैं जब यहाँ dy बाई dx, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है ये चीज? dy बाई dx का क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमारा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप वेरिएबल समझ चुके हैं,
तो आपको कुछ फार्मूले, बहुत कम 2-3 फार्मूलों की जानकारी होनी चाहिए, उससे आप इस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। उसमें पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। तो इसे हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट होने के बाद ये आता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। अब जैसे आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पावर इसकी 2 है, 2 यहाँ आ जाएगी और x फिर 2 माइनस 1, यानी 2x खाली इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये क्लियर हो गया। अगर कोई निगेटिव पावर है, जैसे x प्लस 5 होल पावर माइनस 1, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 है, माइनस 1 इधर आ जाएगा और x प्लस 5 माइनस 1 और फिर से माइनस 1 यानी माइनस 2, और फिर x को डेरिवेट करेंगे, ये जो अंदर फंक्शन होगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, जबकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। बाय दिस वे डी बाई डी एक्स मीन्स डी एक्स बाई डी एक्स गोज टू बी 1। और अगर किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। कांस्टेंट कौन सा टर्म होगा जिसमें हमारे दोनों वेरिएबल नहीं आ रहे हैं, एक्स और वाई नहीं आ रहे हैं, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन इसका करते हैं एक्स पावर एन का। इसके अलावा डी बाई डी एक्स आप ई पावर एक्स, ये फंक्शन भी बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव सेम होता है ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। अगर इसका अभी हम देखेंगे इंटीग्रेशन भी इसका ई पावर एक्स ही, लेकिन अगर हमें थोड़ा मल्टीपल फंक्शन मिल जाए जैसे ई पावर टी एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इस पूरे को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं y, और फिर ई पावर y का ई पावर y हो जाएगा, और y को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें t कांस्टेंट है, t बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1। इसका मतलब ई पावर टी एक्स का डेरिवेटिव t ई पावर टी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली कुछ फार्मूले और हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये 1/x हो जाता है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है। अब देखिए, हम डिफरेंशियल जो अभी आपको हमने बताया उसके बिहाफ पे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये मैंने चूज किया है कि एट एनी पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन xpt is 80 plus vt square, and at any other point xqt is ft minus t square. At what time they have same velocity? ये क्वेश्चन ये चूज किया है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि वेलोसिटी एट एनी टाइम एट एनी प्लेस इज गिवन टू यू, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ये जाने कि जैसे ये x गिवन है, पहले x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है इन दोनों पार्ट में, तो हमें क्या निकालना है, सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी से वेलोसिटी रिप्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है।
तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी. नाउ लुक हियर, इन द फर्स्ट केस it is dxp by dt, and here a स्केलर है, बाहर है. t को डिफरेंशिएट करेंगे, t का 1 हो जाएगा. b बाहर रहेगा, t स्क्वायर का x पावर n के फार्मूले से 2t हो जाएगा, यानी a प्लस 2bt. ये dxp बाई dt हो गया. इसके बाद आप दूसरे पॉइंट का करिए, dx³ अपॉन dt. ये क्या हो जाएगा, f t का 1 माइनस 2t. ये मिल गया. अब क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट टाइम दे हैव सेम वेलोसिटी. तो पहले इन दोनों वेलोसिटी को इक्वेट करिए, देन यू गेट द रिजल्ट. a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t. 2t को इधर ले आए, 2t प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस a. t कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू f माइनस a. देन t इज इक्वल टू f माइनस a अपॉन 2 1 plus b. That is the way by you can get the answer. T is equal to f minus a upon 2 1 plus b. Now we solve the second problem. Here given Vx is equal to beta x power minus 2. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी here given to you function of x. तो हम यहाँ वेलोसिटी के लिए dx अपॉन dt नहीं लिख सकते. हम यहाँ क्या करेंगे, dv बाई dx निकालेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है x का. dv बाई dx goes to be from here beta माइनस 2n माइनस 1. ये डिफ्रेंशिएट हो गया, ये पावर थी, ये लेफ्ट में आ गई, और ऊपर जो है एक पावर माइनस हो गया. ये dv बाई dx हमने निकाल लिया. लेकिन हमें चाहिए सेम वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, दैट इज dv बाई dt चाहिए. तो हाउ कैन वी गेट dv बाई dt फ्रॉम हियर? dv बाई dt you write here dv by dx into dx by dt. इस फार्मूले को याद कर लीजिए. जब भी हमें dv by dt निकालना होगा और dv by dx मिल रहा है, तो उसमें हम dx by dt से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये देखिए dx dx कट जाएगा, dv by dt मिल जाएगा. बट हियर वी कैन कैलकुलेट आल्सो dv by dx. And the second part is the dx by dt. dx by dt is the velocity. So it is dv by dx into v. Now you put the value of these two. Beta minus 2n x power minus 2n minus 1, and vx is given to you beta x to the power minus 2. So we write it minus 2n beta square minus 2n beta square x power minus 4n minus. So it should be the answer. अब देखिए हम वो क्वेश्चन करेंगे जो इंटीग्रल कैलकुलस पे बेस्ड. इसमें देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है, v is equal to 80 plus vt square, then distance traveled between 1 second and 2 seconds. अब जब आप इसे सॉल्व करने चलेंगे तो v को लिखेंगे dx अपॉन dt
इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। अब दिया आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस हम कैसे निकाल पाएंगे? इसमें डिफरेंशियल से तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है fx dx, तो उसके साथ हमें dx लगाना पड़ेगा, fx dx। फिर वो क्या फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा उसका फार्मूला। जैसे एक एलिमेंट्री आप सीख लीजिए, पता लग जाएगा आपको कि जैसे हम लोगों ने d/dx ऑफ x पावर n सीखा था nx टू द पावर n-1। अगर हम d/dx x पावर n+1 निकालें तो क्या आएगा? n+1 x पावर n। ये दूसरा फार्मूला दूसरी चीज आपके काम की है। अगर हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ होगा, तो इंटीग्रल ऑफ d ऑफ x पावर n+1, ये n+1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx। इंटीग्रल के सारे फार्मूले डिफरेंशियल से ही बने, उन्हें आपको अलग से नहीं सीखना। तो अब यहां से तुम देख रहे हो कि इंटीग्रल ऑफ d, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये अपोजिट फंक्शन, यानी x पावर n+1 अपॉन n+1, इट इज द फार्मूला फॉर x पावर n dx। बड़े आसानी से आ गया कि x पावर n dx जो इंटीग्रल है उसका फार्मूला क्या होगा? ये पावर एक ऊपर ऐड करेंगे और वही काम डिनोमिनेटर में भी करेंगे n+। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब इसको हम करते हैं, तो dx अपॉन dt का जब इंटीग्रल करेंगे तो x, और a यहाँ कांस्टेंट बाहर हो गया, और यानी इंटीग्रल ऑफ t dt, इंटीग्रल ऑफ t dt हो जाएगा t²/2, और ये हो जाएगा b बाहर t³/3। अब क्वेश्चन में है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x1 a/2 प्लस b/3 at t is equal to 2 second, x2 2 square 4/2 4/2 a 2³ 8 8/3 b। इसको कट करने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ऊपर का जो फंक्शन है वो a/2 में है, सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो। तो अब अगर हम x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x2 माइनस x1 is 3a/2 एंड 7b/3। बड़े आसानी से आंसर आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन these two time period is given to you 3a/2 plus 7b/3। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो रिलेटिव मोशन हम लोग चौथा टॉपिक अब करेंगे, कैसे हम आपेक्षिक चाल या सापेक्षिक चाल हम निकालते हैं उसको समझेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी वेलोसिटी va हो गई, इसकी वेलोसिटी vb हो, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। हम चाहते हैं कि a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में क्या है,
उसी को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी, इसको हम वी ए बी लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। अगर एक ही हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी तो ए पहले होगा, उसमें से बी सब्ट्रैक्ट कर। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तब, इफ डायरेक्शंस आर अपोजिट, तब क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो वी ए बी ही, लेकिन तब ये हो जाएगा वी ए, ये मान लीजिए अब ये इस तरह से जा रहा है, बी इधर जा रहा है, माइनस माइनस वी बी, यानी वी ए प्लस वी बी। इस तरीके से हम एक ही रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। एक काम तो हम ये करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपको बी की चाहिए ए के रेस्पेक्ट में तो हम बी बी माइनस वी ए लिखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वो फिर से वी बी प्लस वी ए हो जाएगा। इसी काम को हम रिलेटिव मोशन में। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके चारों फार्मूले आप जान चुके हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। दूसरा है s इज इक्वल टू डिस्टेंस के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों मालूम होती है और टाइम नहीं मालूम रहता, तब हम इस तीसरे फार्मूले को उपयोग करते हैं। और फोर्थ फार्मूला है nth टाइम पीरियड में क्या डिस्टेंस कवर हुई है उसके लिए u प्लस ए बाई 2n माइनस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये रहता है। वैसे तो चीज़ सभी एक तरह से होती है, एक मैं आपको डायग्रामेटिकली एक चीज़ बताता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगी। अगर रेस्ट से चलता है फॉर एनी टाइम पीरियड t1, ये चल गया, चलने के बाद जब बी पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v हो गई, से आप v1 कह लीजिए। v1 मिल गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी था, एक्सेलरेशन a या अल्फा था। अब इसी एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉट वेरिएबल एक्सेलरेशन, if uniform acceleration is given then these formula holds, neither it fails. Then v1 से अब अगर t2 टाइम के लिए ये ऑब्जेक्ट आगे चलना शुरू करता है तो ये फाइनल वेलोसिटी, अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेक मार दी गई, v1 पे ब्रेक मार दी गई, तो आफ्टर t2 टाइम पीरियड के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कीजिए हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो v1 इज इक्वल टू u प्लस 80, तो 81, then u is 0 and we get 81. It is the velocity here at point B. Now it is moving for t2 time after the break. Then the final velocity goes to be 0. Here v2 is equal to v1 plus
ए T2, तो V2 तो 0 हो गया और यहां से T2 आ गया -V1 बाई ए। तो यहाँ ब्रेक मारा गया है, तो ये एक्सेलरेशन जो है ये रिटार्डेशन हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो हम इसे मिटा सकते हैं, ये हो। तो T2 इज इक्वल टू V1 बाई ए, यानी V1 बाई ए सेकेंड तक ये चला है और इस दौरान इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, इसको हम अगर निकालना है तो हम तीसरा फार्मूला ले लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s। ब्रेक मारी गई इसलिए यहाँ माइनस, अगर ब्रेक ना मारी गई होती तो यहाँ प्लस है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और u क्या हो गया था, v1 स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ से s इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2a। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द ब्रेक अप्लाइड। तो ये इस तरीके से हम इससे चीजें निकालते हैं। इसके अलावा इस चौथे फार्मूले का हम यूज किस तरीके से करते हैं इसको हम देखेंगे। चौथे फार्मूले का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, मान लीजिए 10 सेकंड में 10 सेकंड तक मोशन हो रहा है, तो 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी एस, तो उससे ये फार्मूला निकल आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट 10th सेकंड में कितना जो है डिस्टेंस कवर हुई है, तो एस इज इक्वल टू एस एन एच इज यू। इफ इनिशियल वेलोसिटी गोज टू बी 0, देन acceleration by 2 and 2 into 10 minus 1, 20 minus 1, that is 19 by 2 of the acceleration। ये डिस्टेंस कवर हो रही है 10वें सेकंड में। ये 10वां सेकंड कैसे है, जब मोशन हो रहा है तो यहाँ मान लीजिए 9th सेकंड है। अब 9th सेकंड के बाद जैसे ही आगे मोशन होगा तो 10वां सेकंड मोशन होने लगेगा, तो ये 10 सेकंड है। तो 10 सेकंड में यस 10 में जो डिस्टेंस कवर होगी वो शुरू से लेके अंत तक होगी, और S9 ये शुरू से लेके 9th सेकंड तक ही होगी। तो जो 10th सेकंड में डिस्टेंस कवर है 10th, वो क्या होगी, S10 माइनस S9। इसका मतलब आप इसको कर सकते हो इस तरीके से, SNH जो होगी डिस्टेंस वो SN माइनस SN माइनस, ये फार्मूला होल्ड करता है, जिसमें हम S के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं। इससे ये बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस पे एक प्रॉब्लम। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेस h1 h2 h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds. Then what is the relation between h1 h2 and h3? So you look, कोई ऑब्जेक्ट है, ये पहले h1 मीटर फॉल हो रहा है, कितने समय में, 5 सेकंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, अच्छा ए जो होगा वो g हो जाएगा। एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। अगर ऊपर जाता तो ग्रेविटी निगेटिव होती। इज इट क्लियर? नो। तो फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड h1 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t 5 सेकेंड है 25। ये पहला आपको रिलेशन आ गया।
पहला फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसके लिए आप फिर से ले सकते हो कि यहाँ से नेक्स्ट 5 सेकेंड ले रहे हो तो यहाँ पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करो कि ये ओरिजिन था या ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वी इट इज यू प्लस जी टी। तो यू तो 0 हो गया और टी 5 सेकेंड है तो ये 5g हो गया। इसका मतलब अब जो ऑब्जेक्ट है वो 5g की वेलोसिटी से नीचे गिरेगा एंड फॉर 5 सेकेंड। तो h2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u तो हो गया 5g और t भी 5 है, हाफ जी और ये हो गया 25। तो 25g एंड 25g by 2 इट इज 250 75 by 2g। ये डिस्टेंस कवर होगी फॉर द h2 एंड द लास्ट 5 सेकेंड h3 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ हमको फिर से इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, bb इज u प्लस जी टी। तो 5g से ये रन किया था और फिर ये 5g तो ये हो गया 10g। तो यहाँ पे 10g इंटू 5 प्लस हाफ जी इंटू 25। तो ये 125g by 2 ये लास्ट हो गया। तो हमें इनमें रिलेशन बनाना है। तो h1 h2 h3 it is given h1 is 25g by 2, it is 75g by 2 and it is 125g by 2. You divide it by 25g by 2 each, then you get 1, 3 and 5. It is the answer for this question. Now students, I think कि आप प्रॉपरली समझ गए होंगे और इतने क्वेश्चन में आपका काम नहीं चलेगा। अभी आपको इसके बिहाफ बहुत से क्वेश्चन करने होंगे, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे। तो टुडे वी क्लोज द टॉपिक। और आपको जो है ये तो तय है कि इतने क्वेश्चन में आपका काम नहीं चलेगा, आपको और क्वेश्चन करने होंगे प्रैक्टिस के लिए, उन्हें आप करेंगे। और बाकी मेरी तरफ से जो है इस पर एक PDF आपको मिल जाएगा, हाँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, ऑलराइट।